नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पर्यावरण अभियांत्रिकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के 308 कोड से ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा बीटीआर के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बीटीआर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो हम देखते हैं। इस सिलेबस के अंदर देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन, इसके अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट कैसे हैं, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल सर्कल, कम्युनिटीज रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आपके पर्यावरण प्रदूषण के कैसे क्या कारक रहते हैं। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ लैंड पॉल्यूशन तक आपके जो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन है उनके बारे में स्टडी है। उसके बाद इन्वायरमेंट पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है वो है। उसके बाद 8th चैप्टर है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो आपके ग्लोबली इन्वायरमेंटल के क्या इश्यूज़ हैं, उनके कारण क्या है। इनके अंदर लैंड स्लाइडिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमने अपनी प्राइमरी बेसिक क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा है। 9th-10th के अंदर ये हमारे सिलेबस में भी होते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो आपके अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट क्या है। उसके बाद पर्यावरण के नियम या इन्वायरमेंटल लॉज क्या है। ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। अंतरिक्ष में संभवतः पृथ्वी ही एक ऐसा यह उपग्रह है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल उपलब्ध होने के कारण जीव मंडल का विकास हो पाया है। इस प्रकार स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल सभी पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले हुए उस वातावरण एवं परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही पर्यावरण है। तो ये पर्यावरण के बारे में हमने जो यहाँ पे पीपीटी स्लाइड के अंदर दिखाया है वो देखा है। पर्यावरण का बेसिक मीनिंग आप समझेंगे तो क्या है। पर्यावरण का मतलब ये है जो हमारे सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर आसपास में जो चीज़ें हैं वो सब हम पर्यावरण से जानते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है वो सब पर्यावरण का पार्ट है। जैसे प्रकाश, वायु, जल, सॉइल या मृदा, पादप, जंतु, यह सब पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। पर्यावरण की भौतिक परिस्थितियों के अंदर प्रकाश, जल, मृदा, वायु ये सब आते हैं। जैविक परिस्थितियों के अंदर आपके पादप, जंतु इत्यादि आते हैं। तो यह भौतिक और जैविक दोनों का एक कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्रण है जो इन जीवों को घेरे रहता है, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को जीव मंडल या बायोस्फीयर भी कहते हैं, जो हमने स्लाइड्स में देखा। पर्यावरण को जीव मंडल, बायोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि जल मंडल, जो कि हाइड्रोस्फीयर कहलाता है इंग्लिश में, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के जीवन युक्त भागों का योग है। मतलब इन तीनों से ही मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनता है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन हुई है। शरीर के बाहर पदार्थों, शक्तियों का वह समूह जो प्राणी के लिए इस सीमा तक महत्वपूर्ण हो कि उसके अस्तित्व को प्रभावित करे। तो पर्यावरण है वह हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण में कोई एक भी घटक कम हो जाए तो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है सिस्टम के अंदर। अब आगे देखते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम को हम देखते हैं तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों
तथा उनके पर्यावरण से होता है। यह इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के अंदर आपका बेसिक इकोसिस्टम का मतलब ये आप समझें कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसी से आपका इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम के प्रकार देखेंगे तो हमने अभी बताया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक के अंदर स्थलीय और जलीय। स्थलीय के अंदर जो मैदान है जहाँ पे घास स्थल है, मरुस्थल जो हमारे रेगिस्तान में अधिकतर पाए जाते हैं, वन, पर्वत, पठार, यह सभी आपके प्राकृतिक के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं। जलीय के अंदर नदी, झरना, समुद्र, तालाब, झील, ये सब आपके प्रकृति के अंदर है। प्रकृति के अंदर आपने देखा तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, वो इसके अंदर है। पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कृत्रिम भी है। कृत्रिम के अंदर हम देखेंगे तो कृत्रिम है जो मानव निर्मित है, उसके अंदर खेत, उद्यान, चारागाह, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी जैसे उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर क्या होगा, एक्वेरियम के अंदर फिशेस होगी। फिशेस के अलावा आपने पेड़ पौधे या फिर आपने अंदर उसके मिट्टी और कुछ स्टोन्स इस टाइप से रख के एक एनवायरनमेंट डेवलप किया है आपने। एक टेम्परेरी या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपने कृत्रिम रूप से इकोसिस्टम तैयार किया है। तो यह सभी आपके इकोसिस्टम के प्रकार होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जैसे हमने यहाँ पे प्राकृतिक और कृत्रिम पढ़ा है, वैसे आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अंदर इसके दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। तो जैविक घटक जिसको कि हम इंग्लिश में बायोटिक भी बोलते हैं, और अजैविक घटक जिसको हम अबायोटिक बोलते हैं। बायोटिक मतलब जिसके अंदर आपके प्लांट, ह्यूमंस, एनिमल, जो भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब आपके बायोटिक में आएंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो सब अबायोटिक में आएंगे। जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो हम जैविक घटक के अंदर देखते हैं, जैविक घटक के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, अपघटक मतलब रिड्यूसर। अब उपभोक्ता है वह भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अजैविक घटक, अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व। अब ये बायोटिक और अबायोटिक इनके जो पार्ट्स हैं, अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल से देखते हैं। तो पोषण के आधार पर जैविक घटक, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर और उपभोक्ता क्या हो गया आपका, कंज्यूमर। एक प्रोड्यूस करता है, एक कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने बाद जब खत्म हो जाता है तो वो रिड्यूसर उसको रिड्यूस कर देता है। उत्पादक, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे घटक उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में पानी और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से भोजन निर्माण करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे काम आती है। CO2 प्लस H2O फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाती है। उपभोक्ता, उपभोक्ता हमारा कंज्यूमर कहलाएगा। इसके अंतर्गत वे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा अपने भोजन के लिए वे पौधों एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी, वह पहले वाले थे वह स्वपोषी थे। पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी है, अपना खुद डेवलपमेंट करते हैं। इनको परपोषी कहा जाता है, यह दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, यह शाकाहारी होंगे जो डायरेक्ट हम पेड़ पौधों से जो मिलता है उनको लेते हैं। जो जीव हरे पौधों अर्थात
उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब क्या है, ये पेड़ पौधों को ये खाते हैं, तो इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी उपभोक्ता जो मांसाहारी, जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता का कंज्यूम करे। प्राथमिक उपभोक्ता ने किसका कंज्यूम किया? पेड़ पौधों का। और द्वितीयक ने किसका किया? जो प्राथमिक ने खाया उसको द्वितीयक ने खाया। जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे शेर, लोमड़ी, मेंढक, छिपकली, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो जीव अन्य मांसाहारी जीवों को, या द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर से उन चीज़ों को उनको खाते हैं, वह सब आप सेकेंडरी चीज़ों को कंज्यूम करेगा, वो सब तृतीयक उपभोक्ता के अंदर आएंगे। जैसे सांप, गिद्ध, बाज, शेर इत्यादि। यह आपके शेर है वो आपके दोनों कैटेगरी में है, वो डायरेक्ट उनको भी खा सकता है, प्राइमरी को भी, और थर्ड कैटेगरी में आने के बाद सेकेंडरी वालों को भी खा सकता है। अपघटक, अपघटक के अंदर रिड्यूसर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, पौधों या जंतुओं, कोई भी हो सकता है, वो जब मृत हो जाते हैं तो उनको अपघटित करने का काम करते हैं। कवक व जीवाणु मृत जीवों पर निर्भर रहने का अपघटकों को मृत जीवी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना की दृष्टि से अजैविक घटक। अकार्बनिक पदार्थ, यह स्वयंपोषी घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व हैं जिन्हें वे वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, विभिन्न खनिज लवण तथा गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि सम्मिलित रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ इनके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सम्मिलित हैं। कवकों एवं जीवाणुओं की क्रिया से कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं और पौधे पुनः इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक के मध्य संबंध है। जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक के अंदर हम देखेंगे वायु, ताप, प्रकाश, वर्षा, कोहरा, पाला, आर्द्रता, यह सब भौतिक कारक इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र के अंदर है, इकोसिस्टम के अंदर बताया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में उपरोक्त सभी पदार्थों का निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। जैसा कि हम चित्र के अंदर देख रहे हैं, तो चित्र के अंदर हमें मेंढक भी दिखाया है, कछुआ भी दिखाया है, बतख भी दिखाई है, मछली भी दिखाई है, पेड़ पौधे भी दिखाए हैं और चिड़िया भी दिखाई है। यह सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज नदी के अंदर या तालाब के अंदर आपके छोटे जो जलीय जीव हैं, अगर वह जीवित नहीं रहेंगे तो मछलियां स्वाभाविक रूप से वह जीवित नहीं रह पाएगी। अगर वह जीवित नहीं रह पाएगी तो ये एक टाइप से इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस हो जाता है। तो यह इकोसिस्टम के डिस्टरबेंस को हमें रोकने के लिए हम इस प्रकार से देखते हैं। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इकोसिस्टम। तो जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बारे में ये दोबारा डिटेल के अंदर एक चार्ट के अंदर बनाया हुआ है। यह एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सूर्य है, उसकी किरणों से, उसकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से जो हमने अभी देखा था, हरे पेड़ पौधे हैं वह डेवलप रहते हैं, वह उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। प्रोड्यूसर को शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर है उनको कंज्यूम करता है। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर जो मांसाहारी है वह कंज्यूम कर सकता है। सेकेंडरी को तीसरा उपभोक्ता या टर्टरी कंज्यूमर है वह उपभोग कर सकता है। अब हम देख रहे हैं तो प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक ये सभी हैं, जब ये डेड होंगे तो ये ख़त्म होने के बाद अपघटक इनके ऊपर जीवाणु और कवक लग के इनको रिड्यूसर काम करके इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे और ये फाइनली किस में मिल जाते हैं। अब पौधे हैं, वो पौधों को किसी ने भी नहीं खाया है, प्राइमरी कंज्यूमर ने भी नहीं खाया, और पौधे क्या है, खुद ही किसी कारण से वो तेज हवा चली, आंधी चली और टूट के गिर गया।
अब गिरने के बाद क्या होगा, वह थोड़े टाइम बाद रिड्यूसर उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आप डायग्राम में देखेंगे तो ये पता लगेगा कि यहाँ से जो आपके देखेंगे आप, ये यहाँ से देखें आप, सीधा एरो इस तरफ आया है। एरो इस तरफ आने का मतलब है ये हरे पेड़ पौधे डायरेक्ट यहाँ पे अपघटन हुआ। ऐसे ही आपका ये डायरेक्ट हुआ, ये भी आपका डायरेक्ट हुआ, तो ये सबका अपघटन यहाँ हुआ। ये आपस में जाके किससे मिले, ये मिट्टी में मिल गए, या फिर आप कहोगे तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट वायुमंडल में मिल गए। वायुमंडल में जाने के बाद ये वापस तो ये पूरा एक प्रोसेस आपका, ये पूरा प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और ये प्रोसेस आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा एक स्थान से शुरू होकर पुनः प्रथम स्थान पर पहुंच रही है। इस साइकिल को हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में देखेंगे। वो है बायोकेमिकल साइकिल। उसके अंदर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इनके बारे में और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।